स्टूडेंट टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकुंद शर्मा सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की जो एसएसटी की जो बुक है उसका हम थर्ड पार्ट अपन पढ़ेंगे। और थर्ड पार्ट में हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इतिहास के बारे में। और इसका आज हम जो 17वां जो चैप्टर है हमारा अतीत है, उस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दो पार्ट पढ़ लिया था। एक तो हमने जो आपका जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो पार्ट था उसको हमने पढ़ लिया। फिर सेकंड जो उसका पार्ट था उसमें जो सामाजिक यानी कि समाज से रिलेटेड जो पार्ट था उसको हमने पढ़ लिया है। आज हम इसका जो थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट उसमें हम जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम इससे पहले हम 16 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो 17वां चैप्टर है, तो इसको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? देखिए, इतिहास क्या है, यानी कि इतिहास क्या होता है दोस्तों? यानी कि इतिहास है अतीत का ज्ञान। ठीक है, यानी कि अतीत का ज्ञान ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, यानी कि पौराणिक जो भी घटनाएं हैं जिनको हम आधुनिक काल के अंदर अब इसको हम स्टडी करते हैं, उसी को हम इतिहास कहते हैं। तो इतिहास है। इतिहास को इतिहास के जानने के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं दोस्तों? ठीक है, तो देखिएगा, इतिहास के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, हम बात करें तो जो इतिहास के स्रोतों के अंदर अंदर बात करें तो दो ही ऐसे स्रोत होते हैं जिसके बारे में इतिहास के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। देखिए, पहला है एक तो पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, एक होता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत होता है। ये दो स्रोत होते हैं जिसके अंदर हम इतिहास को के बारे में हम जान सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है कि जो पुरातत्व से रिलेटेड जितने भी जो जैसे खुदाई के अंदर जो जैसे जैसे शिलालेख है, अभिलेख है, मृद भांड है, बर्तन वगैरह है, सिक्के वगैरह है, मूर्ति वगैरह है, औजार, ये सारे के सारे आपके पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत से भी हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों साहित्यिक जो स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत जैसे कोई ग्रंथ है, किताब है, कोई पांडुलिपि है ना, और कोई जो प्रशस्ति वगैरह है, इन सभी के बारे में ये सभी के सभी किसमें आते हैं? साहित्यिक स्रोत में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास को जानने के प्रमुख दो स्रोत होते हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो हम उसको कंबाइंड रूप से हम पढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए पढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, पुरातन सामग्री, शिलालेख, टूटे भवनों, सिक्कों, बर्तन, पत्थर व धातु के औजारों, मूर्तियों आदि से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है दोस्तों। तो ये सारे के सारे जैसे पुरातन सामग्री की जो शिला सामग्री है, शिलालेख है, टूटे हुए भवन है, सिक्के, बर्तन, पत्थर, धातु के बने औजार, मूर्तियां आदि, ये सारे के सारे इतिहास की जानकारी के स्रोत है दोस्तों। इन ऐतिहासिक स्रोतों को निम्नलिखित भागों में डिवाइड हम कर सकते हैं। जो ऐतिहासिक स्रोत होते हैं दोस्तों, उनको निम्नलिखित भागों में डिवाइड करके इसकी स्टडी कर सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं इतिहास की। एक तो आपका मैंने अभी बताया आपको पुरातात्विक स्रोत, और एक होता है दोस्तों साहित्यिक स्रोत। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। देखिएगा, पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, जो पुरातात्विक स्रोत हैं वे ये जो पुराने हैं और पुरातात्विताओं द्वारा इकट्ठे किए गए हैं। यानी कि पुरातात्विक स्रोत वे होते हैं जो ये पुराने होते हैं, और जो पुरातात्विवेता होते हैं उनके द्वारा दोस्तों ये इकट्ठे किए गए हैं। पत्थर पर जो लेख उत्कीर्ण किए जाते हैं, देखिए दोस्तों, जो पत्थर के ऊपर जो लेख उत्कीर्ण किए जाते हैं ना, और लेख उत्कीर्ण किए जाते हैं, उन्हें शिलालेख हम कह सकते हैं। उन्हें हम क्या कह सकते हैं? शिलालेख कहते हैं दोस्तों। जैसे आपने अशोक के शिलालेखों के बारे में आपने सुना होगा। जैसे गिरनार का शिलालेख, एरगुडी का शिलालेख है, कालसी का शिलालेख है, और जौगढ़ धौली, ये सारे के सारे जो दोस्तों अशोक के जो शिलालेख हैं। तो इन शिलालेख यानी कि ये शिलालेख क्या होते हैं कि पत्थर होता है, और दोस्तों पत्थर के ऊपर कुछ आदेश लिखे होते हैं, तो ये शिलालेख होते हैं। देखिएगा, प्राचीन काल में भवन, स्मारक, किले, सिक्के, शिलालेख आदि सभी पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, प्राचीन काल के भवन, स्मारक,
किले, सिक्के, शिलालेख आदि सभी पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। तो दोस्तों हमने बात की है पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों में। देखिए साहित्यिक जो स्रोत होते हैं उसके अंदर जो ग्रंथ है, किताबें हैं, कोई लिपि वगैरह है, कथाएं हैं और जैसे वंशावलियां हैं, ये सारे के सारे दोस्तों जैसे पांडुलिपियां, वंशावलियां नहीं दोस्तों, पांडुलिपियां हैं, बही खाते हैं, ये सारे के सारे साहित्यिक स्रोतों के अंदर आते हैं। देखिएगा, साहित्यिक स्रोत वे हैं जो किसी भी भाषा में लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, यानी कि जो साहित्यिक स्रोत कौन होते हैं, जो किसी भी भाषा के रूप में ये क्या होते हैं, लिखित होते हैं दोस्तों, ठीक है। और देखिएगा, कहानियां, कथाएं किसी भाषा एवं लिपि के ग्रंथ साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि कहानियां हैं, कथाएं हैं, किसी भाषा या लिपि के जो भी ग्रंथ है उन सभी को हम क्या कहते हैं, साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तो ये आपके साहित्यिक स्रोत है। तीसरा हो गया आपका वंशावलियां। देखिए दोस्तों, वंशावली क्या होती है? जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो संपूर्ण लेखा जोखा वंशावली लेखकों की बहियों में लिखा होता है, यानी कि जन्म से लेकर दोस्तों जो मृत्यु पर्यंत तक जो किसी बही में के अंदर जो उसकी जीवनी के बारे में लिखा जाता है, तो उसको वंशावली हम कह सकते हैं दोस्तों। देखिए, वंशावली लेखन का कार्य है जो कौन कौन करता है आपको पता है? वंशावलियों का लिखने का कार्य आपको पता है, जैसे जैसे राव है, यानी कि बड़वा है, भाट है, जैसे बोराट है, जागा है, तीर्थ पुरोहित यानी कि पंडे हैं, रानी मंगा है और हेलवा है और पंजीकार है। ये सारे के सारे दोस्तों वंशावलियां लिखते हैं। तो आपको पता है कि जैसे जागा होता है, जागा आता है और जागा वंशावली आप लिखवाते हो उसको, ठीक है। तो जैसे जन्म मरण वगैरह सब कुछ लिखवाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी वंशावलियां होती हैं जिसमें ये जागा वगैरह है, बड़वा है, भाट है, भौराट है, जागा है, ये सारी सारी इसके लिखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारत में वंशावली लेखकों के पास हर जाति का इतिहास सुरक्षित होता है। जो वंशावली होती है दोस्तों, और वंशावली के अंदर जो हर जो जाति होती है उसका जो इतिहास है बिल्कुल उसके अंदर इतिहास से सुरक्षित रहता है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप इसका चौथा जो पुरातात्विक जो इसकी जानकारी के स्रोत है उसमें हम पुरालेख और विदेशी यात्रियों के वर्णन भी है। देखिए दोस्तों, जो पुरालेख होते हैं और विदेशी जो यात्री होते हैं उनके उनके वर्णन भी है। तो आपको पता है दोस्तों, जैसे भारत में हेनसोंग आया था जिसने सी युकी नामक एक बुक लिखी थी, जिसने यात्रा वृतांत उसमें लिखा था। और भारत में आकर उन्होंने भारत की जो बौद्ध विहार वगैरह है और जैसे युद्ध वगैरह है और जो भारत की जो धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इन सभी के बारे में उसने लिखा है सी युकी नामक पुस्तक के अंदर। तो दोस्तों, भारी जो विदेशी यात्री उनसे भी हमें जानकारी के स्रोत मिलते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, आपने पता है मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दोस्तों भारत में आया था और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ये सेल्यूकस का ये राजदूत था दोस्तों, और उसने भारत की जो समाज और दास प्रथा के बारे में उसने लिखा था। इसके साथ ही दोस्तों आपको पता है कि जो गुप्त काल के समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उसके समय में चीनी यात्री जो आया था फायन फायन ने शी फा क्योंकि नामक एक बुक लिखी थी दोस्तों। तो ये सारे के सारे हम कह सकते हैं कि पुरातात्विक जो पुरालेख और विदेशी यात्रियों की जो वृतांत है उनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा, आप इसको पढ़ते हैं अपन। देखिए, भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए उनके अनुभव जिसमें भारत के बारे में जानकारी हमें मिलती है, जिसे हम कह सकते हैं मेगास्थनीज और हेनसांग के द्वारा लिखी गई किताबें वगैरह है, ठीक है। देखिए, पूरा ऐतिहासिक काल का मानवीय जीवन जो पूरा ऐतिहासिक है, यानी कि प्राचीन जो मानव है और उसका जो मानव जीवन है उसका जीवन कैसे था दोस्तों, और अपना जीवन अपने कैसे करता था उसके बारे में चर्चा का उसको विषय बनाते हैं। देखिएगा, मनुष्य के जन्म से लेकर लिपि के विकास तक का काल प्रागैतिहासिक काल या पुराऐतिहासिक काल कहते हैं। कि मनुष्य के जन्म से लेकर जो लिपि के विकास है, जब लिपि का विकास हुआ है तब से लेकर अब तक का जो तब से यानी कि जन्म से लेकर और लिपि के विकास हो चुका था, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल या पूरा ऐतिहासिक काल के नाम से हम जानते हैं दोस्तों उसको, ठीक है। मनुष्य की उत्पत्ति लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व हुई है और विश्व के अनेक स्थानों पर मानव की खोपड़ियां, हड्डियां प्राप्त हुई है। वे लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी है दोस्तों। आज से 10,000 वर्ष पूर्व तक का काल पूरा ऐतिहासिक काल माना जाता है दोस्तों। आज से लगभग 10,000 पूर्व यानी कि पहले का जो काल था दोस्तों, उसको पूरा ऐतिहासिक काल हम कह सकते हैं। आदि मानव झुंड बनाकर रहता था दोस्तों, जंगलों में निवास करता था और जंगलों में इधर उधर घूम घाम के भटक के दोस्तों भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। और दोस्तों वो क्या करता था, जानवरों का शिकार करके अपना खाना
खाना पकाता था, यानी कि खाना प्राप्त करता था, गुफाओं में रहता था। और दोस्तों आदि मानव जो है उसके हथियार है आरी, चाकू, कुल्हाड़ी, हथौड़ी, वसूला, ये सारे के सारे आदि मानव के क्या थे दोस्तों, ये इसके हथियार थे। तो दोस्तों ठीक है, देखिए सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की, यानी कौन सी धातु को के बारे में उसने जाना, तो दोस्तों वो है तांबा। तांबा के बारे में सबसे पहले आदि मानव ने पहचान की तांबे की, ठीक है, तो ये बात होगी। अब देखिए हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सिंधु घाटी जो सरस्वती सभ्यता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता, उसके बारे में हम देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको जो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसका एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से। अगर आपको इन सभी सभ्यताओं के बारे में आपको पढ़ना है तो प्लीज आप वहां पे विजिट करके आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखिए सिंधु सरस्वती सभ्यता क्या है, देखिए सर्वप्रथम 1923 ईस्वी पंजाब के हड़प्पा हड़प्पा तपस्या सिंध के मोहनजोदड़ो नामक स्थानों पर खुदाई में इन इस प्रकार के सभ्यताओं का हमें पता चलता है, ठीक है। देखिएगा जो आपका सिंध प्रांत है और पंजाब प्रांत है, वहां पर आपको 1921 में खुदाई में हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला और मोहनजोदड़ो के बारे में पता चला। दोस्तों ये दोनों ही सभ्यता आपको पता है पाकिस्तान में वर्तमान में है, तो वहां पर सिंधु सरस्वती सभ्यता का हमें पता चला है, ठीक है। देखिए सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थल, देखिए इसके अलावा सिंधु जो सरस्वती सभ्यता है इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी हम कह सकते हैं। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों ये मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान, कोट दीजी पाकिस्तान, चुन्होदड़ो पाकिस्तान में, ये सारे के सारे पाकिस्तान में। इसके अलावा हमारे भारत के अंदर बात करें तो रोपड़ है, आपको पता है चंडीगढ़ पंजाब के अंदर है, लोथल है, धोलावीरा है, ये गुजरात के अंदर है, और कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ राजस्थान में है दोस्तों। यहाँ फैली नगर सभ्यता क्यों को सिंधु सरस्वती सभ्यता या हम कैसे संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि इन सभी स्थानों से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से मिलते जुलते हैं दोस्तों, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं यह संस्कृति ईसा से 2500 वर्ष एवं वर्तमान में 4500 वर्ष पुरानी मानी जाती है दोस्तों। दोस्तों ये आपको इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है। अब देखिए सरस्वती नदी के बारे में हम देखते हैं। देखिए दोस्तों सरस्वती नदी है, ये वैदिक संस्कृति का जन्म जन्म सरस्वती नदी के किनारे पर हुआ, यानी कि वैदिक जो संस्कृति है दोस्तों आपको पता है वैदिक संस्कृति है जिसका जो टाइम पीरियड था वो जो आपका 600 BC से लेकर 1500 BC के मध्य रहा है, जिसको हम उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के नाम से हम जानते हैं। तो वैदिक संस्कृति का जन्म सरस्वती नदी के किनारे हुआ है और इसको नदी तमा के नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियों से दोस्तों, जो आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर शिवालिक की पहाड़ियां हैं, वहां से ये सरस्वती नदी निकलती है, जिसको आज वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से हम जानते हैं। और ये दोस्तों आप ये कहाँ मुहाना बनाती है, आपकी जो कच्छ की खाड़ी गुजरात के अंदर ये मुहाना बनाती है, अपना जल को वहां पर गिरा देती है कच्छ की खाड़ी के अंदर, अरब सागर के अंदर, ठीक है। दोस्तों सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो नगर नियोजन है, ठीक है, उस नगर नियोजन के बारे में हम बात करते हैं कि लोगों का नगर कैसे बसाए जाते थे, सड़कें कैसी थी दोस्तों, और भवन कैसे बनाए जाते थे, कच्ची ईंटों के थे, पक्की ईंटों के थे, राजमार्ग के बारे में, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि विकसित नगर निर्माण हो योजना, ठीक है। यहाँ पर जो भी नगर बसे हैं दोस्तों ये विकसित नगरों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और यह भी यहाँ की सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल समकोण पर काटती है और नगर आयताकार और खंडों में विभक्त हैं। नगर के इसी भाग में भट्टियां भी जहाँ धातुकार तांबे, कांसे, टीन आदि वस्तुएं तैयार करते होंगे, ठीक है। ये हो गया। भवन निर्माण की अगर बात करें तो दोस्तों भवनों में ईंटों की मोटी दीवारें, खिड़कियां और दरवाजे अधिक पाए जाते हैं। तेल के बड़े-बड़े मटके रसोई के पास नाली आदि इसमें मिलती है दोस्तों। कुछ घरों में कुएं भी प्राप्त हुए हैं तथा मकानों में स्नानागार है, भंडागार है, ये सारे के सारे वहां पर मिले हैं। तो भवन निर्माण के बारे में हमने देख लिया। इस सभ्यता में 3 सामाजिक वर्ग होते हैं दोस्तों। प्रथम वर्ग है, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग है। जो प्रथम वर्ग है उसको हम दुर्ग यानी कि जो शासक वर्ग दुर्ग में रहता है, जिसको चारों ओर परकोटा होता था। द्वितीय वर्ग में दोस्तों व्यापारी वर्ग आता है, जो शहर के अंदर दूसरे भाग में, यानी कि आपको पता है जो
पूर्वी टीला के अंदर निवास करता था, और पश्चिमी टीला में दोस्तों आपका प्रथम वर्ग यानी कि जो दुर्ग जो शासक वर्ग वो रहता था। तृतीय वर्ग है जो मजदूर वर्ग होता है, जो किसान या गाँव के अंदर रहते थे दोस्तों, ठीक है। तो ये तो होगी बात। अब बात करते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का पतन क्यों हुआ है दोस्तों। इसके अनेक कारण भी हम जो हमारे इतिहासकार है वो अनेक कारण बताते हैं दोस्तों। कोई कहता है कि बाढ़ के माध्यम से, बाढ़ आने से सिंधु सरस्वती सभ्यता का पतन हुआ। कोई कहता है दोस्तों वहां पर महामारी है। कोई कहता है भूकंप के आने से यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता का पतन हुआ। तो इसके बारे में चर्चा का विषय बनाते हैं। देखिएगा, जीवन काल 1000 वर्ष तक पतन, बाढ़, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप और भूकंप के माध्यम से सिंधु सरस्वती सभ्यता का पतन हुआ है दोस्तों। सिंधु सरस्वती सभ्यता की समकालीन विश्व की अनेक सभ्यताएं दोस्तों, यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी है आपको पता है। मिस्र की जो सभ्यता दोस्तों नील नदी की घाटी पर है, तो मिस्र की सभ्यता। एक मेसोपोटामिया की दजला फरात सभ्यता ईरान के अंदर है, ये भी इसके समकालीन है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा और भी बात करते हैं। देखिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता क्षेत्र में सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया आदि सभ्यताओं का भी विकास हुआ है। चीन की हांगो नदी सभ्यता भी ये समकालीन सभ्यता है दोस्तों, हमारी अपनी अपनी सिंधु सरस्वती सभ्यता की, ठीक है। अब देखिए, राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल की हम चर्चा कर लेते हैं कि जो इसके समकालीन कौन कौन से। देखिएगा, कालीबंगा है। कालीबंगा आपको पता है कि हनुमानगढ़ है, जिसको हम 1961 इसके 1961 के अंदर इसकी खुदाई हुई है, और ये घग्गर नदी के तट पर है, और ये हड़प्पा संस्कृति से मिलती जुलती है दोस्तों। ये हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों ये कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आहड़ सभ्यता भी हमारे उदयपुर के अंदर दोस्तों, ताम्र नगरी कहते हैं, ये बेडच नदी के किनारे, और यहाँ पर पाषाण युगीन और ताम्र युगीन सभ्यता के कुछ अवशेष यहाँ पर प्राप्त होते हैं। गिलुंड है, आपको पता है गिलुंड है स्थान राजसमंद के अंदर है, और गिलुंड है जो आहड़ और निगलुंड दोनों स्थलों की इस सभ्यता आहड़ संस्कृति के नाम से जानी जाती है। बागोर की सभ्यता, बागोर भीलवाड़ा नदी कोठारी और उपनाम बानास संस्कृति है। बालाथल स्थल वल्लभनगर, बालाथल उदयपुर। नौह स्थान नौह भरतपुर के अंदर, तांबे और हड्डियों के उपकरण यहाँ पे मिले, और लोहे की कुल्हाड़ी दोस्तों यहाँ पे नौह में मिली है। चंद्रावती आपको पता है माउंट आबू सिरोही के अंदर है। गणेश्वर शिखर कांतली नदी के किनारे ताम्र पाषाण कालीन की सभ्यता के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। बेराट यानी कि बेराट जयपुर महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट, सम्राट अशोक के शिलालेख यहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा उत्खनन स्थल कौन सा था? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता ईसा से कितने वर्ष पुरानी मानी जाते हैं? 200 200 2500 वर्ष पुरानी मानी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने बात की है, जो आपका जो थर्ड जो पार्ट था, हिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट था दोस्तों, अपने जो क्लास 6 की एसएसटी की बुक है उसमें हमने जो 17वां लेसन पढ़ा है, हमारा अतीत है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ा है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम कल पढ़ते हैं इसका जो 18वां जो लेसन है दोस्तों, उसका नाम है वैदिक सभ्यता और संस्कृति के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।